नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में शानदार जीत दर्ज की बीजेपी ने और फिर जिस तरीके से सरकार बनाई उसके बाद अब एक बड़ी परीक्षा है बीएमसी की। जी हां, बीएमसी के चुनाव जो कि अप्रैल और मई में कहा जा रहा था हो जाएंगे, वो थोड़ा लेट होगा। अब क्यों लेट होगा और बीएमसी को लेकर बीजेपी की प्लानिंग क्या है, क्या कुछ मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है, इसी पर चर्चा करेंगे। अनुपम जी मेरे साथ हैं। क्या कुछ तैयारी आपको बीएमसी की लग रही है बीजेपी की तरफ? देखिए, हम अभी तक यही मानते हैं कि अमित शाह बीजेपी के चाणक्य हैं, लेकिन सच पूछिए तो महाराष्ट्र में बीजेपी के चाणक्य अमित शाह के बाद देवेंद्र फडणवीस हैं। देवेंद्र फडणवीस की नीति का कोई भी काट विपक्षी दलों के पास अभी तक नजर नहीं आए और ये 2019 के बाद से लगातार दिखता आ रहा है। अब इसी वजह से जो 2024 में वहां के विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनी और आपको जानकर हैरानी होगी कि ढाई दशक से जिस बीएमसी पर शिवसेना, जो कि संयुक्त रूप से होती थी तभी, जिस शिवसेना का कब्जा था, अब वो वैसी स्थिति बन गई है बीएमसी में कि शिवसेना वहां कमजोर हो गई। शिवसेना का मतलब कमजोर हो गई है का मतलब ये हो गया कि वहां पर उद्धव गुट अब कमजोर हो गया है। मैं वो कैसे कमजोर हो गया आगे वो भी आंकड़ा आपको बताऊंगा और दिखाऊंगा भी। ऐसे में सीएम फडणवीस अभी जो कुछ कह रहे हैं, हाँ, उसके आधार पर क्या नजर आ रहा है? मैं बताता हूं। अभी ये करीब 2.5 साल से ज्यादा विलंब चल रहा है। 2022 में ये चुनाव हो जाना चाहिए था, लेकिन 2022 में सीएम के तौर पर फडणवीस नहीं बैठे थे। अभी इस वक्त 4 मई को एक बड़ा फैसला आ सकता है, उम्मीद की जा रही है, और उसके बाद 100 दिन का वक्त प्रशासन को बीएमसी के चुनाव के लिए मिल सकता है। फडणवीस जो कह रहे हैं वो यही कह रहे हैं क्योंकि अभी देवेंद्र फडणवीस ये चाहते हैं कि देवेंद्र फडणवीस फौरन वहां, मतलब देवेंद्र फडणवीस ये चाहते हैं कि बीएमसी का चुनाव जल्दी से जल्दी हो जाए, क्योंकि आपको पता है कि चुनाव विलंब से हो रहा है और देश की सबसे बड़ी महानगर पालिका है वो, उससे बड़ी नगर पालिका नहीं। अब सोचिए कि उसका बजट मैं जब देख रहा था खुद हैरान था, करीब 60,000 करोड़ रुपए का बीएमसी का बजट है। बीएमसी का मतलब मुंबई के सारे डेवलपमेंट के काम अभी रुक गए, जो लोगों को साफ अब कुछ महीनों बाद, अब देखिए 2-3 महीने बाद तो फिर बरसात का मौसम शुरू हो जाएगा। उसके बाद आपको ये पता है कितनी मुसीबत झेलनी पड़ती है मुंबई को। तो उन तमाम चीजों को देखते हुए ये चाहते हैं देवेंद्र फडणवीस साहब कि जल्दी से जल्दी बीएमसी का चुनाव करवाया जाए, उसको उसका अपना मुखिया मिले और उसके आधार पर फिर वहां के डेवलपमेंट को प्लान किया जाए। क्योंकि अब जाहिर सी बात है, अगर डेवलपमेंट के काम पर अभी रुकावट है या नहीं हो पा रहे हैं तो लोग तो पूछेंगे कि बीजेपी की सरकार है, बीजेपी की सरकार। अब सरकार के हाथ में सब कुछ है, लेकिन बीएमसी का काम और बीएमसी का फंड कैसे लागू होगा, कहां लागू होगा, किसको कितना जाएगा, किस मद में जाएगा। हालांकि अभी इस साल जो बजट आया अभी वो आप जब देखेंगे, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के लिए करीब 5545 करोड़ रुपए, सड़क के लिए 5100 करोड़ रुपए, जलापूर्ति के लिए 5400 करोड़ रुपए, इस तरह से ये कुल 59,954 करोड़ रुपए का बजट बना। एक आंकड़ा मैं आपको बता देता हूं, अभी जब से चुनावी नतीजे आए हैं, जब से चुनाव के नतीजे आए हैं तब से सबसे ज्यादा इस पूरे मामले में घबराई हुई पार्टी कौन है? घबराई हुई पार्टी है शिवसेना, यूबीटी। सही समझ रहे हैं आप? और दूसरी भी पार्टी, आप बहुत ध्यान से ये भी समझिएगा, शिंदे गुट के लिए भी थोड़ी मतलब छटपटाहट है। अब क्यों है ये शिंदे गुट के लिए? क्यों? वो तो सरकार में है। हाँ, सरकार में है, लेकिन एक परेशानी तो है। अब देश की सबसे बड़ी महानगर पालिका पर कौन पार्टी बैठेगी? तो मैंने बताया 2.5 दशक, 1-2 साल का नहीं, 2.5 दशक मतलब 25 साल के आसपास हो गए शिवसेना वहां पर बैठी हुई है, मलाई खा रही है। तो अब वो दौर आ गया है और मुंबई के जो चुनाव नतीजे आए थे, उन चुनाव नतीजों ने ये साबित कर दिया था कि इस बार बीएमसी का जब भी इलेक्शन होगा कुछ बड़ा फेरबदल हो सकता है। जो पहले बीजेपी ये नारा देती थी, जो विधानसभा के चुनाव हो रहे थे वहां पर, उससे पहले बीजेपी का नारा था कि 150 सीटें लाएंगे। अभी बीजेपी कह रही है कि बीएमसी में 250 सीटें लाएंगे। ये कॉन्फिडेंस 25 सीटों का कैसे बढ़ा? अब फडणवीस की बात को आप इससे कनेक्ट करिए, आपको अंदाजा लगेगा कि देवेंद्र फडणवीस जो बात कह रहे हैं, देखिए उनको पता है जल्दबाजी में वो इसलिए हैं कि डेवलपमेंट का काम रुका हुआ है और विरोधी इसलिए नहीं चाहते हैं कि जितना देर हो उतनी देर वो बैठ पाए, क्योंकि उनको एक चीज और हो रहा है। जो 2.5 दशक से शिवसेना वहां पर थी, क्या यही वजह है कि अब की जमीन खिसकती हुई नजर आ रही है, इसीलिए दोनों भाई साथ आने का प्लान कर रहे हैं? बिल्कुल।
अब ये देखिए कि जो एनसीपी शरद पवार गुट है उसकी ताकत कमजोर हो गई है वहां पर। उसके अब मैं आपको बताता हूं, विधानसभा के चुनाव में मुंबई का आंकड़ा, मतलब जो बीएमसी के अंदर आने वाली विधानसभा सीटें, उसका आंकड़ा क्या था? बीजेपी को 15 सीटें गई, जोड़ते चलिएगा आप। शिंदे शिवसेना को 6 सीटें गई, कुल हो गई 21 सीटें। एक सीट अजित पवार को गई, कुल हो गई 22 सीटें। अब उद्धव गुट की तरफ आते हैं, 10 सीटें उद्धव शिवसेना को गई, 3 सीट कांग्रेस को गई, 13 हो गई, एक सीट सपा को गई, 14 और 22। कितने का फासला है? और इस आधार पर जब आप देखेंगे तो साफ लगता है कि बीएमसी में किसकी ताकत ज्यादा है? महायुति की। बिल्कुल, महायुति की। महाविकास आघाड़ी तो दूर दूर तक अब पिछड़ गया। अब इसमें भी आप देख लीजिए शरद पवार गुट कहां नजर आ रहा है। मैंने जो सीटें गिनाई, 3 कांग्रेस, 10 उद्धव शिवसेना, 1 सपा। शिंदे शरद पवार कहीं है? कहीं नजर नहीं आ। अब जाहिर सी बात है कि किस खेमे में बेचैनी हो सकती है, अंदाजा लगा लीजिए आप। बिल्कुल, और महाविकास अघाड़ी कहीं ना कहीं छटपटाहट में है। हाँ। और उद्धव को लग रहा है कि ये माहौल अब की खराब होने वाला है। मुंबई में बीएमसी में जो बैठता है, समझिए कि वो अपने आप को मुख्यमंत्री से कम नहीं समझता। और अभी उद्धव गुट और खास तौर पर उद्धव ठाकरे जो इतने कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे हैं, वो क्यों बोलते हैं? कभी आपने इसका अंदाजा लगाया, आकलन किया? इसी वजह से बोलते हैं क्योंकि उनकी पार्टी बहुत लंबे टाइम तक बीएमसी में बैठी हुई है। लेकिन जब वो गए, कांग्रेस के साथ गए, जब एनसीपी शरद पवार के साथ गए, तो ये लगा कि विचारधारा के विपरीत जाकर उन्होंने समझौता किया, मुख्यमंत्री बने। उसका असर ये देखने को मिला। अभी विधानसभा जो चुनाव संपन्न हुए पिछले साल, उसमें क्या हालत हुई? 20 सीट पर आकर रुक गए। हाँ, उससे पहले जो लोकसभा चुनाव के नतीजे थे उसमें बड़े पटाखे फोड़ रहे थे। हाँ, लेकिन जैसे ही विधानसभा चुनाव के नतीजे आए, उसने क्लियर कर दिया कि भाई सीन क्या है, क्या बनने वाला है। उसी विधानसभा चुनाव के नतीजे और 20 सीट आने के बाद उद्धव ठाकरे फिर से एक बार हिंदुत्व की तरफ वापस लौटते हुए नजर आए और एक बयान उनके नेताओं की तरफ से आया कि बीएमसी में हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, कांग्रेस हमें साथ नहीं चाहिए। पहले एक बात कही थी कि देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र की सियासत के चाणक्य से कम नहीं है। उन्होंने कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा है। अब कहां जाएंगे? उद्धव ठाकरे गुट को अगर अपना वजूद, अब तो मैं बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं, वजूद बचाने की बात मैं कह रहा हूं, वजूद बचाना है तो एकमात्र सहारा यही है कि आप फडणवीस के पास जाकर हाथ जोड़ लीजिए, देवेंद्र फडणवीस के पास जाकर। लेकिन वजूद बचाने के लिए वो लोग ये प्लान कर रहे हैं कि थोड़ा फिर से सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ लौटें। कैसे जाएंगे? दूसरी बात, जैसे वक्फ संशोधन बिल आया, जब कानून बना तो तमाम पार्टियां याचिकाएं लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। शिवसेना यूबीटी ने कहा कि मामला यहीं पर क्लोज, राष्ट्रपति ने कानून बना दिया, हम इसका विरोध नहीं करेंगे। और सदन में भी जब चर्चा हो रही थी, इनके सांसद बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट उनका नहीं दिखा था, तो ये क्लियर नहीं कर रहे थे कि हम किया था। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, वोट किधर किया था, आप बताइए। वोट तो चलिए अगेंस्ट में किया, अगेंस्ट में किया। यही तो प्रमाण है ना इस बात का। वोट आप किधर कर रहे हैं? आप कुछ मत बोलिए, आप अपने आप को सॉफ्ट हिंदुत्व वाला चेहरा पेश करिए अपने खुद का, लेकिन आप वोट किधर कर रहे हैं? पोल तो खुली जाता है ना। तो वही मैं जान रहा हूं, जनता क्या फिर से विश्वास करेगी कि आप हिंदुत्व की तरफ लौट आए हैं, बाला साहब ठाकरे की विचारधारा पर लौट आए हैं? वक्फ कानून पर अभी कुछ हफ्ते पहले, पिछले हफ्ते ही मेरे ख्याल में 2 अप्रैल 3 अप्रैल उद्धव ठाकरे का बयान देख लीजिए। बीजेपी, उन्होंने क्या कहा था? अब उद्धव, संजय राउत खड़े होकर संसद में क्या बोले थे इसी वक्फ बिल पर चर्चा के दौरान? तो कुल मिलाकर मामला यही है कि या तो उद्धव ठाकरे का अपने नेताओं पर कंट्रोल नहीं है, उद्धव ठाकरे जो करना चाहते हैं वो कर नहीं पा रहे हैं, या फिर दूसरी चीज ये है कि उनके नेता उनको कहीं कैप्चर करके रख रहे हैं कि अगर आपने किया तो ये भी पार्टी जो बची खुची है वो भी चली जाएगी। नहीं, वो तो सीधा सीधा आदेश था कि यूबीटी के किसी भी नेता को कहा गया था कि आप किसी पार्टी में नहीं जाएंगे जहां पर विरोधी लोग आए। अच्छा। आप कहीं डिनर नहीं करेंगे ऐसे होटल में जहां पर विरोधी नेता हो, सपा विरोधी मतलब बीजेपी वाले हों। तो ये तक तो पाबंदी लगा दी थी इन्होंने। तो अंदाजा लगा लीजिए आप। अब अगर आप सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ जा रहे हैं, उद्धव ठाकरे जा रहे हैं, तो कैसे जनता कैसे ये एक्सेप्ट करे कि उद्धव ठाकरे अब सच में बाला साहब ठाकरे वाले रास्ते पर चल रहे हैं? बल्कि इस मामले में तो तारीफ करनी होगी एकनाथ शिंदे की। वो शख्स ऐसे हैं जो शुरू से लेकर आखिर तक, चाहे बीजेपी साथ रहे या ना रहे, बीजेपी से भी नाराज हुए थे जब आप मुख्यमंत्री की कुर्सी की बात चल रही थी, बीजेपी से नाराज हुए, तो क्या वो हिंदुत्व, सॉफ्ट हिंदुत्व के रास्ते से अलग हो गए? वो शिवसैनिक हैं। वो आज भी मतलब छाती ठोक कर ये कहते तो हैं कि मैं बाला साहब का असली सिपाही हूं। ठीक, ऐसे में आखिरी सवाल, फडणवीस के बयान को कोड करके, चाहे बीएमसी के चुनाव हो या स्थानीय निकाय के चुनाव हो, बीजेपी के नेतृत्व में हमारी महायुति निश्चित रूप से ये सारे चुनाव जीतेगी, महायुति की विजय तय है। ये सिर्फ बयान है
या फिर कॉन्फिडेंस है? मैं ये आखिर में Confidence क्यों है? दर्शकों का सवाल होगा या नहीं, दर्शक ये भी पूछेंगे कहीं ओवर कॉन्फिडेंस तो नहीं है? तो ये अंतर समझा दीजिए बस। देखिए, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं हो सकता ये, क्योंकि महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव के जब नतीजे आए तो बीजेपी ने आत्ममंथन किया। आपने देखा होगा देवेंद्र फडणवीस ने उस वक्त लीड लेकर इस्तीफा तक देने को वो तैयार हो गए थे, आपको अगर याद हो। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छे से। अब ये बताइए कि एक नेता जो हार की जिम्मेदारी लेता है, उसके बाद क्या हुआ, कितना रिफॉर्म हुआ बीजेपी में, महाराष्ट्र बीजेपी में? आपने देखा महाराष्ट्र बीजेपी में जो 7 महीने पहले हार के जख्म को देखकर लोग मायूस हो गए थे बीजेपी में, उस मायूसी को खुशी में किसने बदला? फ्रंट से लीड करने की जो बात होती है, वो फ्रंट से लीड देवेंद्र फडणवीस ने किया। और तमाम बड़े चेहरे थे, दिल्ली में कुछ लोग मंत्री भी थे, केंद्रीय मंत्री थे, बड़ा नाम, बड़ी ईमानदार छवि, लेकिन जब मुख्यमंत्री बनाने की बात आई, हफ्ते भर 2 हफ्ते तक मंथन चला, लेकिन आखिरी चॉइस, आखिरी मुहर देवेंद्र फडणवीस के नाम पर ही लगी। बिल्कुल। तो ये है देवा भाव का पावर, देवा भाव का मैजिक। बिल्कुल। और मैनेजमेंट में भी इसमें जोड़ लीजिए, किस तरीके से वो माइक्रो मैनेजमेंट करते हैं पार्टी के लिए, और तस्वीर और तकदीर उन्होंने पार्टी की लोकसभा चुनाव से विधानसभा चुनाव आते आते किस तरीके से बदली, वो आप देख सकते हैं रिजल्ट में। बाकी अब बीएमसी की तैयारी, और बीएमसी के लिए भी कॉन्फिडेंस पूरा है देवेंद्र फडणवीस और उनके नेताओं में, उनके कार्यकर्ताओं में। बाकी दूसरा गुट इस वक्त छटपटाहट में है, जिस तरीके से समझ में आ रहा है, एक साथ होने का प्रयास किया जा रहा है। बाकी आप लोगों को क्या लगता है, बीएमसी के चुनाव में कौन बाजी मारेगा? बताइएगा जरूर, बने रहेगा हमारे साथ। नमस्कार।